गोदान पाठ का वाचन करती हूँ। गोदान उपन्यास प्रेमचंद, जो हमने आपको अभी तक दे चुके हैं 92 पेज नंबर तक। अब आज 93 से शुरू करती हूँ। उसने बहस नहीं करता और उनसे बहस नहीं करता और करना भी चाहूँ तो उतनी विद्या कहाँ से लाऊं। जमींदार साहब बोल रहे हैं। जिसने जीवन के क्षेत्र में कभी कदम ही नहीं रखा, वह अगर जीवन के विषय में कोई नया सिद्धांत अलापता है तो मुझे उस पर हंसी आती है। मज़े से 1000 महावर फटकारते हैं। ना जोरू ना जानता, ना कोई चिंता ना बाधा। वह दर्शन ना बघारे तो कौन बघारे। आप निबद्ध रहकर जीवन को संपूर्ण बनाने का स्वप्न देखते हैं। ऐसे आदमी से क्या बहस की जाए। मैंने सुना चरित्र का अच्छा नहीं है। बेफिक्री में चरित्र अच्छा रह ही कैसे सकता है। समाज में रहो और समाज की कर्तव्य और मर्यादा का पालन करो, तब पता चले। मालती न जाने क्या देखकर उन पर लट्टू हुई जाती हैं। मैं समझता हूँ वह केवल तुम्हें जला रही हैं। मुझे वह क्या जलाएंगी बेचारी। मैं उन्हें खिलौने से ज़्यादा नहीं समझता। यह तो ना कहो मिस्टर खन्ना। मिस मालती पर जान तो देते हो तुम। यूँ तो मैं आपको भी यही इल्ज़ाम दे सकता हूँ। मैं सचमुच खिलौना समझता हूँ। आप उन्हें प्रतिमा बनाए हुए हैं। खन्ना ने जोर से कहा मारा। हालांकि हंसी की कोई बात न थी। अगर एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाए तो क्या बुरा है। अब की राय साहब ने जोर से कहा मारा, जिसका कोई प्रयोजन न था। तब आपने उस देवी को समझा ही नहीं। आप जितनी ही उसकी पूजा करेंगी उतना ही वह आपसे दूर भागेंगी। जितना भी दूर भागेंगी उतना ही आपकी ओर दौड़ेगी। तब तो उन्हें आपकी ओर दौड़ना चाहिए था। मेरी ओर। मैं उस रसिक समाज से बिल्कुल बाहर हूँ मिस्टर खन्ना। सच कहता हूँ। मुझ में जितनी बुद्धि, जितना बल, वह इस इलाके में प्रबंध में ही खर्च हो जाता है। घर के जितने प्राणी हैं सभी अपनी अपनी धुन में मस्त हैं। कोई उपासना में, कोई विषय वासना में, कोई काहू में मगन और इस सब अजगरों को भक्ष्य देना मेरा काम है, कर्तव्य है। मेरे बहुत से तालुकेदार भाई भोग विलास करते हैं, यह मैं जानता हूँ, मगर वह लोग घर फूँक कर तमाशा देखते हैं। कर्ज का बोझ सिर पर लदा जा रहा है। रोज़ डिगरियाँ हो रही हैं। जिससे लेते हैं उसे देना नहीं जानते। चारों तरफ बदनाम। मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना अच्छा समझता हूँ। मालूम नहीं किस संस्कार से मेरी आत्मा में जरा सी जान बाकी रह गई, जो मुझे देश और समाज के बंधन में बांधे हुए है। सत्याग्रह आंदोलन छिड़ा। मेरे सारे भाई शराब कबाब में मस्त थे। मैं अपने को ना रोक सका। जेल गया, लाखों रुपए की जेरबारी उठाई और अभी तक उसका तावान दे रहा हूँ। मुझे उसका पछतावा नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसका गर्व है। मैं उस आदमी को आदमी नहीं समझता जो देश और समाज की भलाई के लिए उद्योग न करे और बलिदान न करे। मुझे क्या यह अच्छा लगता है कि निर्जीव किसानों का रक्त चूस
और अपने परिवार वालों को वासनाओं से तृप्ति के साधन जुटाए। मगर क्या करूं, जिस व्यवस्था में पला और जिया उससे बुरा होने पर भी उसका मोह त्याग नहीं सकता और उस चरखे में रात दिन पड़ा हुआ हूँ कि किसी तरह इज्जत आबरू बची रहे और आत्मा की हत्या न होने पाए। ऐसा आदमी मिस मालती क्या किसी भी मिस के पीछे नहीं पड़ सकती, और पड़े तो उनका सर्वनाश हो समझिए। हाँ, थोड़ा सा मनोरंजन कर लेना दूसरी बात है। मिस्टर खन्ना भी साहसी आदमी थे, संग्राम में आगे बढ़ने वाले। 2 बार जेल आए थे, किसी से दबना न जानते थे, खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते थे। अवसर पड़ने पर बड़ी बड़ी तकलीफें झेल सकते थे। जेल में शराब छुई तक नहीं और ए क्लास में रहकर भी सी क्लास की रोटियां खाते रहे। हालांकि उन्हें हर तरह का आराम मिल सकता था, मगर रण क्षेत्र में जाने वाला रथ भी तो बिना तेल के नहीं चल सकता। उनके जीवन में थोड़ी सी रसिकता लजीम थी। बोले, आप सन्यासी बन सकते, मैं तो नहीं बन सकता। मैं तो समझता हूँ जो भोगी नहीं है वह संग्राम में भी पूरे उत्साह से नहीं जा सकता। जो रमणीय से प्रेम नहीं कर सकता उसका देश प्रेम में मुझे विश्वास नहीं। राय साहब मुस्कुराए। आप मुझी पर आवाज़ें कसने लगे। आवाज़ नहीं, तत्व की बात है। शायद हो। आप अपने दिल के अंदर बैठ कर देखिए तो पता चले। मैंने तो बैठ कर देखा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ और चाहे जितनी बुराई हो, विषय की लालसा नहीं। तब मुझे आपके ऊपर दया आती है। आप तो इतने दुखी और निराश और चिंतित हैं, इसका एकमात्र कारण आपका निग्रह है। मैं तो यह नाटक खेल कर रहूँगा, चाहे दुखांत ही क्यों न हो। वह मुझसे मजाक करती है, दिखाती है कि मुझे तेरी परवाह नहीं है, लेकिन मैं हिम्मत हारने वाला मनुष्य नहीं। मैं अब तक उसका मिजाज नहीं समझ पाया। कहाँ निशाना ठीक बैठेगा इसका निश्चय न कर सका। जिस दिन यह कुंजी मिल गई बस पता। लेकिन वह कुंजी आपको शायद ही मिल। मेहता शायद आपसे बाजी मान ले जाए। एक हिरन कई हिरनियों के साथ चल रहा था, बड़ी सींगों वाला, बिल्कुल काला। राय साहब ने निशाना बांधा। खन्ना ने रोका। क्यों हत्या करते हो यार, बेचारा चल रहा है, चलने दो। धूप तेज हो गई, आइए कहीं बैठ जाएं, आपसे कुछ बातें करनी है। राय साहब ने बंदूक चलाई, मगर हिरन भाग गया। बोले, एक शिकार मिला, अभी तो निशाना खा ले गया, एक हत्या से बचे। हाँ कहिए, क्या कहने जा रहे थे। आपके इलाके में ऊख होती है बड़ी कसरत से, तो फिर क्यों ना हमारे शुगर मिल में शामिल हो जाइए, इससे धड़ाधड़ बिक रहे हैं। आप ज़्यादा नहीं 1000 हिस्से खरीद लें। गजब की, या मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊं। इतनी नामी इलाकेदार और आपको रुपए की कमी, कुल 50,000 ही तो होते हैं, उनमें भी अभी 25% की देन है। नहीं भाई साहब, मेरे पास इस वक्त बिल्कुल रुपए नहीं। रुपए जितने चाहे मुझसे लीजिए, बैंक आपका है। हाँ, अभी अपनी ज़िंदगी इंश्योर्ड ना कराइए। अपनी जगह इंश्योर ना कराई होगी। मेरी कंपनी में एक अच्छी सी पॉलिसी लीजिए। 100-200 रुपये तो आप बड़ी आसानी से हर महीने दे सकते हैं और इकट्ठे रकम मिल जाएगा 40-50 हज़ार। लड़कों के लिए इससे अच्छा प्रबंध आप नहीं कर सकते। हमारी नियमावली देखिए। हम पूर्ण सहकारिता के सिद्धांत पर काम करते हैं। दफ्तर और कर्मचारी के खर्च के सिवा नफ़े की एक पाई भी किसी की जेब में नहीं जाती। आपको आश्चर्य होगा कि इस नीति से कंपनी चल कैसे रही है। और मेरी सलाह में थोड़ा सा स्पेकुलेशन का काम भी शुरू कर दीजिए। यह जो सैकड़ों करोड़पति बने हुए हैं, सब इसी स्पेकुलेशन से बने। रुई, शक्कर, गेहूँ, रबर, किसी चीज़ का सट्टा कीजिए, मिनटों में लाखों का वारा न्यारा होता है। काम जरा अटपटा है। बहुत से लोग गच्चा खा जाते हैं, लेकिन वही जो अनाड़ी है, आप जैसे अनुभवी
सुशिक्षित और सुदेश लोगों के लिए इससे ज़्यादा नफ़े का काम ही नहीं। बाजार का चढ़ाव उतार कोई आकस्मिक घटना नहीं, इसका भी विज्ञान है। एक बार उसे गौर से देख लीजिए, फिर क्या मजाल है कि धोखा हो जाए। राय साहब कंपनियों पर विश्वास करते थे, दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो भी चुका था। राय साहब कंपनियों पर आप विश्वास करते थे, दो एक बार इसका उन्हें कड़वा अनुभव हो भी चुका था। लेकिन मिस्टर खन्ना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने बढ़ते देखा था और उनकी कार्य क्षमता के कायल हो गए थे। अभी 10 साल पहले जो व्यक्ति बैंक में क्लर्क था, वह केवल न अपने अध्ययन व शायद पुरुषार्थ और प्रतिभा के शहर में पूछता है, इसकी सलाहों में उपेक्षा न की जा सकती थी। इस विषय में अगर खन्ना इसके पद प्रदर्शन हो जाए तो उन्हें बहुत कुछ कामयाबी हो सकती है। ऐसा अवसर क्यों छोड़ा जाए? तरह तरह के प्रश्न करते रहे। सहसा एक देहाती एक बड़ी सी टोकरी में कुछ जड़ें, कुछ पत्तियां, कुछ फूल लिए जाता नजर आया। खन्ना ने पूछा, अरे क्या बेचता है? देहाती सकपका गया, डरा कहीं बेगार में न पकड़े जाएं। बोला, कुछ तो नहीं मालिक, वही घास पात है। क्या करेगा इनको? बेचूंगा मालिक, जड़ी बूटी है। कौन कौन सी जड़ी बूटी है बता? देहाती ने अपना औषधालय खोलकर दिखलाया। मालूमी चीज़ें थी जो जंगल में के आदमी उखाड़ कर ले जाते हैं और शहर में अत्तारों के हाथ 2-4 आने में बेच आते हैं, जैसे मकोया, कंघी, शहदेई, कुकरौंधे, धतूरे के बीज, मदार के फूल, खरजे, गुमची आदि। हर एक चीज़ दिखता था, रटे हुए शब्दों में उनके गुण भी बयान करता जाता था। यह मकोया है सरकार, ताप तो मंदाग्नि हो, तिल्ली हो, धड़कन हो, सूल हो, कासी हो, एक खुराक में आराम हो जाता है। धतूरे के बीज है मालिक, गठिया हो, बाई हो। खन्ना ने दाम पूछा, उसने 8 आने कहे। खन्ना ने 1 रुपये फेंक दिए और उसे पड़ाव तक रख आने का हुक्म दिया। गरीब ने मुँह मांगा दाम ही नहीं पाया, उसका दुगना पाया, आशीर्वाद देते चला गया। राय साहब ने पूछा, आप यह घास पात लेकर क्या करेंगे? खन्ना ने मुस्कुराकर कहा, इसकी अशर्फियाँ बनाऊंगा। मैं कीमियागार हूँ, यह आपको शायद नहीं मालूम। तो यार यह मंत्र हमें भी सिखा दो। हाँ, शौक से मेरी सादगी कीजिए। पहले 1.25 से लड्डू लाकर चढ़ाएं, तब बताऊंगा। बात यह है कि मेरे तरह तरह के आदमियों से सब पड़ता है। कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो जड़ी बूटियों पर जान देते हैं। उनको इतना मालूम हो जाए कि यह किसी फकीर की दी हुई बूटी है, फिर आपकी खुशामद करेंगे, नाक रगड़ेंगे और आप वह चीज़ उन्हें दे दें तो हमेशा के लिए आपके ऋणी हो जाएंगे। 1 रुपये में अगर 10-20 बुद्धुओं पर एहसान कर नमादा कसा जा सके तो क्या बुरा है? जरा से एहसान से बड़े बड़े काम निकल जाते हैं। राय साहब ने कौतूहल से पूछा, मगर इन बूटियों के गुण आपको याद कैसे रहेंगे? खन्ना ने कहा मारा। आप भी राय साहब बड़े मज़े की बात करते हैं। जिस बूटी में जो भी गुण चाहे बता दीजिए, वह आपकी लियाकत या मुनहसर है। सेहत तो रुपये में 8 आने विश्वास से होती है। आप जो इन बड़े बड़े अफसरों को देखते हैं और इन लंबी मूछ वाले विद्वानों को और इन रईसों को, ये सब अंधविश्वास होते हैं। मैं तो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर को जानता हूँ जो कुकरौंधे का नाम भी नहीं जानते। इन विद्वानों का मजाक तो हमारे स्वामी जी खूब उड़ाते हैं। आपको तो कभी उनके दर्शन न हुए होंगे। आप
आप आएंगे तो उनसे मिलाऊंगा। जब से मेरे बगीचे में ठहरे हैं, रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। माया तो उन्हें छू भी नहीं गई। केवल एक बार दूध पीते हैं, ऐसा विद्वान महात्मा मैंने आज तक नहीं देखा। न जाने कितने वर्ष हिमालय पर तप करते रहे, पूरे सिद्ध पुरुष हैं। आप उनसे अवश्य दीक्षा लीजिए। मुझे विश्वास है आपकी यह सारी घटनाएं छूमंतर हो जाएगी। आपको देखते ही आपका भूत भविष्य सब कह सुनाएंगे। ऐसे प्रसन्नमुख है कि देखते ही मन खिल उठता है। ताज्जुब तो यह है कि खुद इतने बड़े महात्मा हैं, मगर संन्यास और त्याग, मंदिर, मठ, संप्रदाय और पंथी, इन सबको ढोंग कहते हैं, पाखंड कहते हैं। रूढ़ियों के बंधन को तोड़ो और मनुष्य बनो। देवता बनने का ख्याल छोड़ो। देवता बनकर तुम मनुष्य न रहोगे। राय साहब के मन में शंका हुई। महात्माओं में उन्हें भी वह विश्वास था जो प्रभुत्व वाले में आमतौर पर होता है। दुखी प्राणी को आत्मचेतना में जो शांति मिलती है, उसके लिए वह भी ललायत रहते थे। जब आर्थिक कठिनाइयों के निराश हो जाते, मन में आता संसार में मुंह मोड़कर एकांत में जा बैठे और मोक्ष की चिंता करें। संसार के बंधन को वह भी साधारण मनुष्य की भांति आत्मोन्नति के मार्ग पर बाधाएं समझते थे और उनसे दूर हो जाना ही उनके जीवन का भी आदर्श था। लेकिन सन्यासी और त्याग के बिना बंधनों के तोड़ने का और क्या उपाय है? लेकिन जब वह सन्यासी को ढोंग कहते तो खुद क्यों सन्यास लिए हैं? उन्होंने सन्यास कब लिया? सहसा वह तो कहते हैं आदमी को अंत तक काम करते रहना चाहिए। विचार स्वतंत्र उनके उपदेश का तत्व है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। विचार स्वतंत्र का आशय क्या है? समझ में तो मेरे भी नहीं आया। अब की आइए तो उनसे बातें हो। वह प्रेम को जीवन का सत्य कहते हैं। उनकी ऐसी सुंदर व्याख्या करते हैं कि मन मुग्ध हो जाता है। मिस मालती को उनसे मिलाए या नहीं? आप भी दिल्लगी करते हैं। मालती को भला उनसे क्या मिलना? वाक्य पूरा न हुआ था कि सामने झाड़ी में सरसराहट की आवाज़ सुनकर चौंक पड़े और प्राण रक्षा की प्रेरणा से राय साहब के पीछे आ गए। झाड़ी में एक तेंदुआ निकला और मंद गति से सामने की ओर चला। राय साहब ने बंदूक उठाई और निशाना बांधना चाहते थे कि खन्ना ने कहा, यह क्या करते हैं आप? ख्वाह उसे छेड़ रहे हैं। खामख्वाह उसे छेड़ रहे हैं। कहीं लौट पड़े तो? लौट क्या पड़ेगा? वहीं ढेर हो जाएगा। तो मुझे उस टीले पर चढ़ जाने दीजिए। मैं शिकार का ऐसा शौकीन नहीं हूँ। अब क्या शिकार खेलने चले थे? शामत और क्या? तब का शिकार खेलने चले थे। शामत और क्या? राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। बड़ा अच्छा शिकार निकल गया। ऐसे अवसर कम मिलते हैं। मैं तो अब यहाँ नहीं ठहर सकता। खतरनाक जगह है। एक शिकार तो मार लेने दीजिए। खाली हाथ लौटते शर्म आती है। आप मुझे कृपा करके कार के पास पहुँचा दीजिए, फिर चाहे तेंदुआ का शिकार कीजिए या चीते के। आप बड़े डरपोक हैं मिस्टर खन्ना। सच, व्यर्थ में अपने जान खतरे में डालना बहादुरी नहीं। अच्छा, तो आप खुशी से लौट सकते हैं अकेला। रास्ता बिल्कुल साफ है। जी नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। राय साहब ने बहुत समझाया, मगर खन्ना ने एक न मानी। मारे भय कि उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उस वक्त अगर झाड़ी में से एक गिलहरी भी निकल जाती तो वह चीख मार कर गिर पड़ते। बोटी काँप रही थी, पसीने से तर हो गए थे। राय साहब को लाचार होकर उनके साथ लौटना पड़ा। जब दोनों आदमी बड़ी दूर निकल आए तो खन्ना के होश ठिकाने आए। बोले, खतरे से नहीं डरता, लेकिन खतरे के मुंह में उंगली डालना हिम्मत है। अजी जाओ भी, जरा सा तेंदुआ देख लिया तो जान निकल गई। मैं शिकार खेलना उस
ज़माने का संस्कार समझता हूँ। जब आदमी पशु था तब से संस्कृत बहुत आगे बढ़ गई। मैं मिस मालती से आपकी कलाई खोलूँगा खोलूँगा। पहले ज़माने में शिकार खेले जाते थे, लेकिन अब नहीं, क्योंकि पशु पक्षी जीवन के चक्र हैं। उनका सुरक्षा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी। मैं अहिंसा होना लज्जा की बात नहीं समझता। अच्छा, तो आप अहिंसावादी हैं, शाबाश। तो आगे का अगले वीडियो में वाचन करूँगी। आशा है कि आपके उपयोगी होगी और पसंद आएगा। धन्यवाद।